Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to start chapter 2, one shot video of chapter 2 जिसमें हम one shot में पूरा chapter complete करेंगे. एक ही वीडियो में पूरा chapter complete करने वाले हैं. रिविजन में ये वीडियो रहने वाला है. शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. बहुत ही इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन कुछ पॉइंट्स जैसे बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है. सो स्टे ट्यून. एंड वन थिंग इज दैट मैं बहुत सारे चैप्टर्स पर शॉर्ट वीडियोस बना चुकी हूँ, लाइक वन शॉट वीडियोस बना चुकी हूँ. जिसने अभी तक नहीं देखी वो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकता है. प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. ज़्यादा हम डिस्कशन ना करके फटाफट से अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर 2 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट यस इसमें कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे. इसमें टॉपिक्स में जो हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन. ये मैंने लास्ट की मेरी पीपीटी है जिसमें हम पूरा ही कवर अप करेंगे, लेकिन ये पार्ट 1 रहेगा. उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 में इसी वीडियो में इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगी. तो ये जो पार्ट 1 है जिसमें हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, गुड्स के, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट सेम गुड हो सकता है कि नहीं, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमारे गुड्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. सेकंड इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो अगर हम बात करें पहले फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं. अब उसमें फर्दर प्रोसेसिंग या फिर फर्दर उस पर कुछ भी प्रोडक्शन या फिर कोई भी प्रोसेसिंग होना बाकी नहीं है, वो रेडी है यूज करने के लिए फाइनल यूजर्स के लिए. तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं. अब उसमें कोई भी जो वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं रहा है और वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्शन की लाइन है उससे बाहर आ चुके हैं. तो फाइनल यूजर्स उसको रेडी है यूज करने के लिए. अब फाइनल यूजर्स जो है यहाँ पर कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं. तो जरूरी नहीं है यहाँ पे फाइनल यूजर सिर्फ कंज्यूमर ही होंगे, प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अ फाइनल यूजर. ये इंपॉर्टेंट रहता है कि फाइनल इस एमसीक्यू में पूछ रहे थे कि आपके फाइनल यूजर सिर्फ कंज्यूमर ही होंगे या प्रोड्यूसर होंगे या फिर बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पर दोनों होंगे, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर्स भी. वो डिपेंड करता है वो इसको कैसे यूज कर रहे हैं. तो जो फाइनल कंज्यूमर होंगे उनको बोला जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो यूज कर रहे होंगे ये कंज्यूमर्स. जो प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे होंगे फाइनल गुड्स को उनको क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स किसके लिए यूज करेंगे, अपने गुड्स, जो कंज्यूमर है वो अपने गुड्स को कैसे यूज करेंगे, कंजप्शन के लिए. तो उनका जो खर्चा होगा वो कैसा होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे. और जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो जो फाइनल गुड्स का यूज करेंगे उसके ऊपर जो खर्चा वो करेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे होंगे. तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जैसे हम बोल सकते हैं ब्रेड और बटर, ये फाइनल गुड है, डायरेक्ट कंज्यूम किया, खाया और खत्म. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स ने करा है फाइनल गुड्स पे, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स, ये भी क्या है, फाइनल गुड है. लेकिन वो जो प्रोड्यूसर है उन्होंने इसको एज अ इन्वेस्टमेंट करी है, ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर से वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसका यूज कर रहे हैं, तो उनका वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है. दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट. तो ये इसमें क्लासिफिकेशन रहता है, फाइनल गुड्स एंड फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड में. तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स वो कौन से गुड्स होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल, जो कि अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करे हैं, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स. फाइनल यूजर उनको यूज करने के लिए रेडी नहीं है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें अभी कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है और वो भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करे हैं, तो उनको ही हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे. फर्दर प्रोसेसिंग होना भी बाकी रह गया है. तो जहां पर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स. एक तो ये इसका रहता है इंटरमीडिएट गुड्स का, या फिर हम ऐसे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं विच आर परचेज बाय वन फर्म, कि एक ए फर्म है और एक बी फर्म है. ए फर्म ने बी फर्म से गुड्स परचेज करे हैं, तो ए के लिए वो क्या है, उसका फाइनल गुड. सो ए ने परचेज करा है बी से, राइट. तो ए जब एक बी से परचेज करा है ए फर्म ने, तो ए के लिए वो क्या है, उसका इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उससे वो फर्दर प्रोसेसिंग करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्वीट शॉप है और ये है हमारी डेयरी शॉप, डेयरी जो डेयरी होती है नॉर्मल. तो बी से ए ने क्या लिया, दूध लिया है, मिल्क लिया. अब मिल्क से वो क्या करेगा, जो ए है वो फर्दर उससे स्वीट्स बनाएगा, स्वीट्स बनाकर बेचेगा. तो ए के लिए वो क्या हुआ, उसका
इंटरमीडिएट गुड्स है। जब एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज कर रही है तो एक के लिए वो क्या होगा, और उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है तो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जब इसमें लिखा है विच आर परचेज बाय वन फर्म, जब एक फर्म परचेज कर रही है और उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है या फिर आगे फर्दर उसको रीसेल कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था ए और बी फर्म, अब ए ने परचेस करा है बी से क्या, मिल्क परचेस करा है, या तो अब वो जो ए ने परचेस करा है मिल्क, या तो वो उससे स्वीट्स बना रही है, और स्वीट्स बना रही है तो भी उसके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ क्योंकि उसका रॉ मटेरियल हुआ, या फिर उसको फर्दर वो आगे बेच रही है डायरेक्ट, राइट। तो दूध ही था नॉर्मल, उसको डायरेक्ट आगे बेच रही, तब भी वो उसके लिए क्या होगा, एक इंटरमीडिएट गुड ही होगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट, कि जो भी बाउंड्री प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया और अभी उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होना कुछ बाकी है। तो ये तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है ये पेपर में, 3 मार्क्स में पूछ लेंगे आपसे कि सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, कि एक सेम गुड को हम फाइनल भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, ये ऐसा पॉसिबल है? तो अगर हम बात करें, it is not possible to be named as a one set of goods as final and another set of good as intermediate। ये पॉसिबल नहीं है कि एक गुड फाइनल है और दूसरा गुड इंटरमीडिएट है, कि सेम गुड हमारा फाइनल नहीं हो सकता और सेम गुड हमारा इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। सेम गुड को हम फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों ही बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज के ऊपर। कि फॉर एग्जाम्पल एक मिल्क ही हम ले लेते हैं, अब मिल्क जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है एक के लिए, और एक के लिए वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। वो कैसे डिपेंड करता है, अब ये तो नहीं है कि मिल्क है तो मिल्क सिर्फ इंटरमीडिएट ही होगा, ये फाइनल गुड नहीं होगा, या फिर फाइनल होगा सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं होगा। वो हो सकता है, डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर, कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। अगर वो मिल्क डायरेक्ट घरों में जा रहा है और घर में हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हुआ, फाइनल गुड हुआ। अब यही मिल्क अगर शॉप्स पर जा रहा है, स्वीट शॉप्स पर जा रहा है, और वो स्वीट शॉप्स के शॉपकीपर्स जो है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, उससे फर्दर स्वीट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए वो कैसा हुआ, इंटरमीडिएट गुड। तो डिपेंड करता है उनके एंड यूज के ऊपर। तो सेम गुड फाइनल इंटरमीडिएट हो सकता है, उनके यूज पर डिपेंड करता है। ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल में यहाँ पर दिए हैं, शुगर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट इज एन इंटरमीडिएट गुड, कि शुगर इंटरमीडिएट भी हो सकती है और शुगर हमारी फाइनल भी हो सकती है। जब शुगर को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा हो बिस्किट को प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड हुआ। लेकिन जब वही शुगर को हम शुगर जो है हाउस होल्ड घरों में यूज हो रही हो मिल्क के अंदर, टी के अंदर, तो वो क्या है, फाइनल गुड हुआ। तो डिपेंड किस पे करे, उसके एंड यूज के ऊपर। तो सेम शुगर फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है। नेक्स्ट, पेपर अगर स्टूडेंट परचेज कर रहे हो, हम लोग पेपर परचेज कर रहे हैं, आप लोग पेपर परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए फाइनल गुड है। अगर वही पेपर जो है पब्लिशर परचेज कर रहा है और उससे वो बुक्स बनाएगा, तो उसके लिए क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट गुड हुआ। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि सेम गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके एंड यूज के ऊपर। ये बोलना पॉसिबल नहीं है कि एक गुड सेम फाइनल होगा और एक इंटरमीडिएट होगा। वो कैसे पता चलेगा, उसका एंड यूजर कैसा है, कैसे वो यूज किया जा रहा है। सो ये था हमारा क्वेश्चन कि सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज कंज्यूमर गुड्स। अभी हमने पढ़ा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट, अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज किए जाते हैं और हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कराते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड, जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और हमारी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई कराया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। और ये कौन परचेज करता है, हाउस होल्ड्स परचेज करते हैं, राइट, हम लोग परचेज करते हैं। तो ये सब कौन से होंगे, कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स के भी फर्दर टाइप्स हैं। कंज्यूमर गुड्स के 4 टाइप्स है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कि बहुत सालों तक यूज किए जाते हैं, जिनकी वैल्यू काफी हाई होती है, जैसे कि टीवी और एसी। टीवी और एसी ये तो है नहीं कि अब आप हर साल चेंज करोगे, एक बार ले लिया है 5-5, 10-10 साल चल रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ, इनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो सेवरल टाइम तक यूज किए जा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो एक साल से ज्यादा यूज किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उनकी वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स से कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल 1 साल, 4 साल, 5 साल, 6-7 साल भी चलो आपने यूज कर लिया, उससे ऊपर तो नहीं कर सकते हो आप, 6-7 साल भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो उनकी वैल्यू जो टीवी एसी से तो कम ही होगी, है ना। तो ये सारे गुड्स कौन से होंगे, मेरे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू मतलब बहुत लो होती है और सिंगल यूज होते हैं। सिंगल यूज मतलब खाया और खत्म।
लाइक ब्रेड बटर, ये सब हमने कंज्यूम किया और खत्म हो गया, तो ये सिंगल यूज गुड है, खत्म हो गया एक बार में जब हमने इसको कंज्यूम कर लिया। तो ये सारे गुड्स कौन से होंगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे। सर्विसेज कौन सी होंगी, सर्विसेज जो भी हम सर्विसेज यूज करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो ये सब, हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये सब सर्विसेज में आता है। तो ये टाइप्स हो गए हमारे कंज्यूमर गुड्स के। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट इज दैट कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल समझ आ रहा होगा, मशीनरी की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, प्लांट एंड मशीनरी। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, या जो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की, वो सब केस में आएगा कैपिटल गुड्स में। दूसरा, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज्ड होते हैं, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी रिपीटेडली यूज किए जाती है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे। और जिनकी वैल्यू हाई होती है और जिनका के ऊपर डेप्रिसिएशन अकर होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड्स के लिए ये 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, तभी वो कैपिटल गुड्स कहलाएंगे। पहली चीज, फिक्स्ड एसेट्स होनी चाहिए प्रोड्यूसर की, उसको ही कैपिटल गुड बोला जाता है। जो कि फर्दर रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड। और जिनकी वैल्यू ज्यादा हो, साथ ही साथ उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग रहा हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड। तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड बोलेंगे। लाइक मशीन, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब मशीन है, फिक्स्ड एसेट्स है प्रोड्यूसर के लिए, हमें पता है, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज किया जा रहा है, ये तो है नहीं कि आज हमने एक मशीन यूज करी फिर हम इसको फेंक दिया, बेच दिया, कल को दूसरी लेकर आएंगे, ऐसा तो नहीं है। एक ही मशीन को हम बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल गुड हुआ। थर्ड चीज, वैल्यूज की ज्यादा है, हाँ जी वैल्यूज की ज्यादा है। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर होता है, हाँ डेप्रिसिएशन अगर होता है, जैसे से इसकी मशीन की जो लाइफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है ना। तो ये क्या हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल गुड की कैटेगरी में आएगा, राइट। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, इज इट राइट और रॉन्ग। तो अब बताओ कि सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं होंगे। कैपिटल गुड्स हमें क्या पता चला, ये सब जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, ये सब कौन से होंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जा रहे हैं। अब कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हो, जो कि प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं। तो कैपिटल मशीन का प्रोडक्शन में यूज करे तो वो हमारा प्रोड्यूसर गुड्स तो होगा, लेकिन जितने भी सारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जा रहे होंगे, वो सब कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, अब प्रोड्यूसर गुड्स में तो नेल्स और वुड्स भी आते हैं, नेल्स, बोल्ट, मतलब कीले, लकड़ी, ये सब। अब ये भी क्या है, प्रोडक्शन में यूज करते, मतलब ये प्रोड्यूसर गुड्स तो हुए, लेकिन ये कैपिटल गुड होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो कीले होती है, नेल्स वगैरह होते हैं, लकड़ी वगैरह होती है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, नहीं। इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, नहीं लगता है। क्या ये रिपीटेडली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होंगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नेल्स कीले अगर हमने एक जगह यूज कर लिया तो दूसरी जगह उसी कील को यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो तो एक बार में खत्म हो गई। वुड, एक बार हमने उस वुड का यूज किया, दूसरी बार भी उसी वुड का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सारे जो गुड्स है, ये प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगे क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले जो गुड्स हैं ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है, ये वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, राइट। तो ये था हमारा कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर से समझ रहे होंगे क्या, जो भी कंजप्शन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड, कंज्यूमर्स जो भी कंजप्शन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एग्रीगेट की बात करेंगे। एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कौन वो करता है। एग्रीगेट मतलब टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कौन करेगा, कंज्यूमर्स, हम लोग करेंगे। अब कंज्यूमर्स भी कौन कौन होते हैं, कंज्यूमर्स खाली हम लोग तो है नहीं, हाउस होल्ड्स हुए। कंज्यूमर्स कौन होंगे, कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स भी होंगे, कंज्यूमर्स गवर्नमेंट भी होगी, और कंज्यूमर्स एनजीओस, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। हाउस होल्ड्स, हम लोग कैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम कर रहे हैं, गुड्स को खरीदा जा रहा है। गवर्नमेंट कंज्यूम क्यों करती है,
इकोनॉमी को वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी का वेलफेयर कराने के लिए गवर्नमेंट कुछ कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, लाइक गवर्नमेंट ने क्लोथ्स खरीदे, फूड खरीदा। अब वो गवर्नमेंट खुद तो कंज्यूम नहीं कर रही है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, चैरिटी में दे रही है। तो वो सब क्या हुआ, गवर्नमेंट उसको कोई वेलफेयर वर्क कर रही है, तो वो सब गवर्नमेंट का तो खर्चा, लेकिन कैसा खर्चा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा जो गवर्नमेंट वेलफेयर कर रही है इकोनॉमी का। एनजीओज जो है ये चैरिटी पर्पस के लिए, टेम्पल्स गुरुद्वाराज में यूज करने के लिए, चैरिटी करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इन सब के एक्सपेंडिचर को जब हम टोटल करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी का निकलेगा। तो एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दैट इज एनजीओज, इन सबको टोटल करेंगे तब हमारी पूरी इकोनॉमी का क्या निकल कर आएगा, कंजप्शन, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल कर आता है, राइट। सो आई होप आप सबको अच्छे समझ आया होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये अभी तक का रिकैप था जो जो हमने पढ़ लिया है। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट की, सेम गुड फाइनल हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके हैंड यूज के ऊपर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का टॉपिक हमने इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये पूरा पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं इसी चैप्टर का जो टॉपिक रहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कैपिटल का स्टॉक को इंक्रीज करते हैं। कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करने के प्रोसेस को ही हम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास एक मशीन थी, अब मैंने क्या किया है, एक मशीन और लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरा क्या था, कैपिटल गुड। जब हमने इस कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल को जब हमने इंक्रीज करा है, 1 से 2 मशीन हो गई हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम मशीनरी की फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, राइट। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और वी कैन से कैपिटल फॉर्मेशन, जब 1 से 2 मशीन हो गई है, 2 से 3 हो गई, 3 मशीन आ गई है, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ गया है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कैपिटल का प्रोडक्शन हुआ है, कितना कैपिटल का प्रोडक्शन, मतलब कितनी मशीनों का प्रोडक्शन किया गया है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन से दिखाते हैं कि कितनी कैपिटल गुड्स बने हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ है कैपिटल का, इसको ही हम इन्वेस्टमेंट में रिप्रेजेंट कराते हैं, राइट। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जो कैपिटल का प्रोडक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो 2 पर्पस की वजह से होगा। या तो हम अपनी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ जो है कैपिटल का, उसको रिप्लेस कर रहे हो, इसलिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर हम अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक, कैपिटल के एग्जिस्टिंग स्टॉक में उसमें एडिशन कर रहे हो। अब रिप्लेसमेंट कर रहे हो कि पहले मेरे पास एक मशीन थी, अब वो जो मशीन है वो खराब हो गई या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, मैंने इसको हटाकर मैं दूसरी नई मशीन लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये किस वजह से किया जा रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम एग्जिस्टिंग स्टॉक को, इसको हटाकर ये लेकर आ रहे हैं। तो एक ये पर्पस है। तो इस केस में क्या होगा, डेप्रीसिएशन होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है कम हो रही है। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, डेप्रीसिएशन से। अब क्या हो रहा है, एक मशीन थी मेरे पास, लेकिन मेरे पास कभी कमी पड़ रही थी, स्टॉक इतना नहीं बन पा रहा था, उसका आउटपुट नहीं बन पा रहा था, जिसके वजह से मैंने एक और मशीन लेकर आ गई, सेकेंड मशीन। तो मेरे पास 1 से 2 मशीन हो गई है, क्योंकि मुझे और आउटपुट बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हुआ है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में, एक थी अब दूसरी आ गई। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको हम किससे दिखाएंगे, नेट इन्वेस्टमेंट से। तो जब भी एडिशन होगा एग्जिस्टिंग स्टॉक में तो वो उसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, और जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल को तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। तो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, टोटल ग्रॉस मतलब टोटल, तो जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस नेट इन्वेस्टमेंट करके हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगी पूरी इकोनॉमी की। तो ये था पूरा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, राइट।
नेक्स्ट अब इसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि फिक्स्ड एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक को इंक्रीज किया जाता है और प्रोड्यूसर का एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मशीन एक थी, अब एक से दो हो गई, तो वो क्या एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, दो एसेट्स हो रही है, तो वो क्या है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको ही हम क्या बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन दिया, तो ऐसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जब हम फिनिश गुड्स में या फिर सेमी फिनिश गुड्स हुए या फिर रॉ मटेरियल हुआ, इनके में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनका जो स्टॉक में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिनिश गुड्स को बढ़ाना, सेमी फिनिश गुड्स को, रॉ मटेरियल को बढ़ाना, जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें की जाती है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम क्या करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब मशीनरी एक थी एक से दो हो रही है, अब जब ज्यादा मशीन है तो ज्यादा आउटपुट बनेगा, है ना। तो मशीन पहले एक थी, अब एक से दो हो गई, तो इससे क्या हुआ आउटपुट इंक्रीज हुआ। जब आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। कैसे? आउटपुट बढ़ा तो जब ज्यादा आउटपुट है तो ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा इनकम आएगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, है ना, फर्दर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है किसका? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स में जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है वो रुक जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास अब बल्क में स्टॉक है फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत अच्छे से रखा है, तो जब भी मेरा आउटपुट बनाना तो रॉ मटेरियल मेरे को लाने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो जो डे टू डे परचेज है वो अवॉइड होंगे, मुझे रोज के रोज लाना नहीं पड़ेगा, मेरा आउटपुट बनने में कोई इंटरप्शंस नहीं आएंगी। तो ये अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं रुकेगी, तो उसको सप्लाई को रोकने में बहुत काम आता है कौन? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि हमारा सप्लाई ना रुके और वो फर्दर चलता जाए, तो इसी वजह से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी और ज़्यादा वीडियोस बनाती रहूँगी और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको पसंद आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मैं और वीडियोस क्रिएट करूँगी इस टाइप से। इंडियन इकोनॉमिक्स की भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगी, राइट। सो डू सब्सक्राइब फास्ट। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है दैट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है ये एग्जाम्स में। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एमसीक्यू में पूछ लेंगे आपसे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। तो अगर हम बात करें स्टॉक कॉन्सेप्ट की, स्टॉक इज अ क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है जो कि मेजर की जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। जब भी हम किसी क्वांटिटी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हो, इस टाइम पर क्या है, तो वो क्या किसमें आएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि बैंक बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019 की 1 जनवरी में आपके अकाउंट में कितने पैसे रखे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं, तो वो क्या है हमारा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। या फिर वाटर इन अ टैंक, इस टाइम पर पानी कितना स्टोर्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि अभी 6 बज रहे हैं तो 6 बजे पानी कितना स्टोर्ड है टैंक के अंदर, राइट। तो उसको हमने क्या बोला? स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। तो ये हमारा स्टॉक। फ्लो कॉन्सेप्ट की अगर हम इसमें बात करें, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब पूरे टाइम में क्या चलता गया। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, इसको मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। एक शॉपकीपर है जो कि मैगी के पैकेट्स को बेच रहा है, मैं ये इजीली एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे समझ आ जाता है स्टॉक और फ्लो। तो उसके पास 10 पैकेट्स रखे हुए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, 10 पैकेट उसके पास है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास कितने पैकेट है? 10। तो ये क्या हुआ उसका? स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। अब उसने सुबह बेचे 2, फिर उसने नून में बेचे 3, अब फिर उसने शाम को बेचे 2। तो ये जो 2 पहले बेचे, फिर 3 बेचे, फिर 2 बेचे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इतना ज्यादा ये सब चीजें जा चुकी हैं। तो ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। बचे कितने उसके पास? 10 थे, 3 4 5 6 7, 7 वो बेच चुका है।
तो कितने बचे इसके पास, 3 और बचे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने पूछा अभी कितने हैं रात को आकर, तो अभी इसके पास कितने बचे, 2 3, तो ये क्या है इसका स्टॉक कॉन्सेप्ट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने बचे, उसके पास 3 बचे, तो ये इसका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सुबह से शाम तक पूरा जो उसका चल रहा था, वो सब उसका क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उसका हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये होता है जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को मेजर कर रहे होते हैं, ओवर अ मंथ, ओवर अ ईयर, ओवर अ डे, राइट, तो वो सब हमारे किस में आता है, फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, पॉकेट मनी फॉर अ मंथ, पूरे महीने की जो पॉकेट मनी है, आज मुझे 10 रुपए मिले, कल मुझे 50 रुपए मिले, परसों 30 रुपए मिले, तो ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं चीज को मेजर कर रही हूँ, तो वो हम क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट। या फिर लीकेजेस फ्रॉम अ टैंक, अब लीकेजेस मतलब ये नहीं कि पानी बह रहा है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, नहीं, लीकेजेस फ्रॉम अ टैंक का मतलब क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की। अभी मैंने देखा 6:02 पे पानी मेरा 10 लीटर था, फिर मैंने 6:10 पे देखा तो मेरा पानी कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। तो ये पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 7 6, तो ये जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब मैं मेजर करने में जो कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या उसका डिफरेंस है। तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट रहता है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट का। तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आता है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज 4 सेक्टर इकोनॉमी के इंटरडिपेंडेंस कैसे है इन सेक्टर्स के बीच में, रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो क्या है इनकम का, एंड सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो नाउ लेट्स डिस्कस। सो 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, हम लोग जो भी कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो सब किस पे आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे। और हाउस होल्ड जो होते हैं वो ऑनर होते हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। हम लोग किसके ऑनर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। 4 FOPs जिसको हम बोलते हैं, 4 FOPs मतलब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट, land, labor, capital and entrepreneur, right? और वी कैन से entrepreneur, कुछ भी बोल सकते हो। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneur ये हमारे किस में आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर में। दूसरा, हम लोग जो है इन सबके क्या है, ऑनर है। लैंड हमारे पास है, लेबर भी हम ही है, कैपिटल हमारे पास है, और entrepreneur हमारे पास ही है। तो ये जो चीजें हैं वो कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड जो है इन सबके ऑनर है, और प्रोड्यूसर हमसे ये चीजें खरीदेंगे। तो हाउस होल्ड बेसिकली कौन हुए, कंज्यूमर्स में जो कि कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। प्रोड्यूसर कौन है, जो भी प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हुई या फिर कोई फर्म हुई इकोनॉमी के अंदर, वो सब किस पे आएंगे, हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आएंगे। ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी भी की तरह काम कर सकते हो, गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी हो सकती है। गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी की तरह काम कैसे करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, वेलफेयर एक्टिविटीज कर रही है, वेलफेयर वर्क कर रही है कंज्यूमर्स के लिए, तो वो वेलफेयर एक्टिविटीज की तरह काम कर रही है, तो वेलफेयर एजेंसी हुई। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर कैसे हुई, तो जो गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर कैसे बनी, गवर्नमेंट अब डैम्स, रोड, ब्रिजेस बनवा रही है, तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है, तो वो गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर की तरह भी काम करती है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आएगा। एक्सटर्नल सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज इंक्लूड है जो कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, ये सब हमारा किस में होगा, एक्सटर्नल सेक्टर में। एंड रेस्ट ऑफ द कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कैपिटल का फ्लो हो रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, या फिर गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ऐसी एक्टिविटीज को हम किस में लेकर आएंगे, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर लेकर आते हैं। तो ये 4 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर हम इनकी इंटरडिपेंडेंसी की बात करें तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसे ही हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, और गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। और ये तीनों सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सटर्नल सेक्टर इन तीनों के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर हम इंटरडिपेंडेंसी की बात करें तो प्रोड्यूसर कैसे डिपेंड होंगे, तो हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड मतलब हम लोग डिपेंड होंगे प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। क्यों, क्योंकि हम क्या क्योंकि किस वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर, सपोज यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की बात करते हैं। हाउस होल्ड किसके ऑनर है, 4 FOPs के, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने
ग्राफ भी बनाया होगा अलग से, एक बार मैं देखती हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पर बात करेंगे पीछे, अभी मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। चलो इससे ये समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हम बात करें हाउस होल्ड और फर्म। फर्म यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर। तो जब हाउस होल्ड के पास क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको दिए? प्रोड्यूसर को दिए। प्रोड्यूसर ने इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या किया? आउटपुट क्रिएट करा, प्रोडक्शन करी, गुड्स सर्विसेज बनाए। अब फर्म ने ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे दिए? हाउस होल्ड को दे दिए। तो इस तरीके से हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो ये था इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है डिपेंड, हाउस होल्ड डिपेंड प्रोड्यूसर के ऊपर जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमें कंजप्शन के लिए जरूरत होती है। ऐसे प्रोड्यूसर भी डिपेंड होता है हाउस होल्ड के ऊपर, जो सप्लाई करते हैं, हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये जो नीड है प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, इस वजह से उनको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा। वो किससे लेंगे? हाउस होल्ड से लेंगे। तो ऐसे इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी आती है, राइट। नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी डिपेंड होती है हाउस होल्ड के ऊपर और प्रोड्यूसर के ऊपर। कैसे? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। अब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के ऊपर किस वजह से डिपेंड है? क्योंकि गवर्नमेंट को हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से क्या मिलता है? टैक्स मिलता है। और हमें गवर्नमेंट से क्या मिलता है? वेलफेयर के कुछ वर्क मिलते, सर्विसेज देती है गवर्नमेंट हमें। तो ये इस तरीके से हम लोग डिपेंड हुए। ऐसे प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वही चीज बताई है मैंने, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और डिफेंस के लिए। तो ये सब चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है। अब एक्सटर्नल सेक्टर इन सब के ऊपर डिपेंड होता है, और ये सब एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे? जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज चलती है इस वजह से। तो ये दिखाई जाती है इंटरडिपेंडेंसी अमंग द सेक्टर्स के बीच में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आ सकता है कि व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो। रियल फ्लो मनी फ्लो आएगा, आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। दूसरा जो नीचे मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं वो आपको ग्राफ भी ऐसे ही बनाने होंगे, राइट। तो अगर हम बात करें रियल फ्लो की, तो रियल फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेक्टर। रियल फ्लो में जहां पर ओनली दो सेक्टर्स के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा तो वो किस में आएगा? हमारा रियल फ्लो में। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कोई भी मनी की बात नहीं की जा रही है। जैसे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर थे, हाउस होल्ड के पास फैक्टर प्रोडक्शन है, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया? फैक्टर प्रोडक्शन दिए। उन फैक्टर प्रोडक्शन से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से प्रोड्यूसर ने क्या प्रोड्यूस किया? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा और हाउस होल्ड को बेच दिया। तो यहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन फ्लो हो रहा है, तो वो किस में आएगा? हमारा रियल फ्लो में। मनी फ्लो में क्या होगा? जहां पे मनी की बात की जाएगी, जहां पर बिटवीन द सेक्टर्स मनी का फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। अब जब हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को फैक्टर प्रोडक्शन दिए थे, तो प्रोड्यूसर बदले में उसको फैक्टर पेमेंट देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को कैसे पैसे मिलेंगे? लैंड पर क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये सब क्या हुआ? पैसा हुआ। तो ये जो पैसे हैं वो कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा। किसको? हाउस होल्ड को। तो ये जो पैसे का फ्लो हो रहा है वो किस में, कौन से सेक्टर में होगा? कौन से फ्लो में होगा? मनी फ्लो में। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ने सारा पेमेंट करा, फैक्टर पेमेंट, तो वो मनी फ्लो में जाएगा। अब जो प्रोड्यूसर ने गुड्स सर्विसेज बनाए थे और हाउस होल्ड को बेचे थे, हाउस होल्ड भी उसको बदले में उसको क्या देगा? जो भी खर्चा, जो पैसे देगा, जो भी खर्चा करा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी पैसे का फ्लो हो रहा है वो हमारा मनी फ्लो के अंदर होगा, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा वो हमारा रियल फ्लो के अंदर कहलाएगा होगा। तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर भी लिखा हाउस होल्ड ऑफ फर्म, हाउस होल्ड ने फर्म को दिया फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फर्म ने बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दिए। तो यहाँ पर सिर्फ गुड्स सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। यहाँ पर हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी, अब इसको फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, फर्म उसको फैक्टर पेमेंट दे रही है, और जो फर्म ने प्रोडक्शन करी थी और हाउस होल्ड ने खरीदे थे, तो हाउस होल्ड उसको फर्दर क्या दे रही है? उसका खर्चा दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने करी थी। तो यहाँ पर सिर्फ मनी का फ्लो होगा, यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज नहीं आएगा, फैक्टर पेमेंट आएगा, नॉट सर्विसेज है। तो यहाँ पर मनी का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो।
तो ये एक बेसिक था रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में। नेक्स्ट आता है इसमें सर्कुलर फ्लो, दो टॉपिक रहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगेन। तो हमारे इकोनॉमी में तीन मेजर एक्टिविटीज होती है, कौन कौन सी? प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले आउटपुट प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, बेचेंगे, बेचने से हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हम खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो फिर से प्रोडक्शन होगी, खर्चा करें तो डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, राइट। अब डिमांड करें तो प्रोडक्शन फिर से होगी, फिर से प्रोडक्शन होगी, बेचा जाएगा तो फिर से पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो फिर से हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में जाके डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमी में फ्लो चलता रहता है। अगर ये एक भी पॉइंट इसमें से हट जाए तो क्या होगा? जो पूरी साइकिल, जो पूरी चेन चल रही है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। जैसे कोविड के टाइम पर होता है, प्रोडक्शन रुक गया था, प्रोडक्शन रुक गया तो इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, है ना, डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होने लग गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरप्शन आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होती है, फिर इनकम जनरेट होती है। प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुआ, उसके बाद वो इनकम को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबको सबके पैसे दिए जाएंगे। उस डिस्ट्रीब्यूशन से लोग क्या करेंगे? सबके पास पैसे आए तो उन्होंने खर्चा करना स्टार्ट किया, खर्चा मतलब डिमांड करनी स्टार्ट करी है। और जब वो डिमांड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन फिर से होगी, फिर से प्रोडक्शन हुई, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनकम का, फिर से जनरेशन हुआ इनकम का, प्रोडक्शन हुआ, बेचा गया, इनकम जनरेट हुई, फिर उसको सबको इनकम को दिया गया, फिर लोगों ने खर्चा स्टार्ट किया, फिर से वो प्रोडक्शन हो रही है। तो ये साइकिल जो सर्कुलर फ्लो है चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, कभी भी ये रुकता नहीं है। तो ये इकोनॉमी का बेसिक साइकिल है जो कि हमेशा चलती रहती है। तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट अगर हम सर्कुलर फ्लो की बात करें, टू सेक्टर इकोनॉमी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी ये इंपॉर्टेंट है कि टू सेक्टर इकोनॉमी का बोल लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो एंड टू सेक्टर इकोनॉमी एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल, विद डायग्राम। तो आपको पूरा ऐसे लिखना है, assumptions लिख कर आना, उसके बाद डायग्राम बनाना है ऐसे सेम। देन आपको सिग्निफिकेंस लिखने हैं, ये मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, बुक में इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसमें से पॉइंट्स लिख सकते हो। 3 मार्क्स में आता है तो कोई नो इशू, आप यही 2 पॉइंट लिख दोगे। थोड़ा सा मतलब 4 या 5 मार्क्स में आता है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो फर्दर, बुक में से देखकर आप लिख लेना। लिखना आपको पूरा ऐसे ही, assumption आपके सेम ऐसे ही लिखने, चाहे 3 मार्क्स में है फिर 5 मार्क्स में है। तो एग्जाम्पशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे 2 सेक्टर लेकर चल रहे हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। और जो भी हाउस होल्ड है वो कोई भी सेविंग नहीं करे, जितना पैसा उनके पास है वो सबके सब वो खर्च कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमने एग्जाम्पशन ली है इस पूरे सर्कुलर मॉडल को पढ़ने से पहले कि कोई 2 सेक्टर रहेंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड सेविंग नहीं करेंगे, इकोनॉमी क्लोज्ड है, कोई भी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, और गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करती है इकोनॉमी के अंदर। ये हमारा एग्जाम्पशन होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो के बारे में। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल में वही चीजें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं कि कैसे हमारा पूरा इंटरडिपेंडेंसी दिखाएगी। हाउस होल्ड के पास फैक्टर सर्विसेज होती है। हाउस होल्ड ने वो फैक्टर सर्विसेज किसको दी? फर्म्स को दी। फर्म्स ने उन फैक्टर सर्विसेज से 4 FOP से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से क्या किया? प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हुआ वो सब किसके पास गए? हाउस होल्ड के पास गए, गुड्स सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब हाउस होल्ड ने वो जो गुड सर्विसेज खरीदे थे उसका वो क्या करेगी? कंजप्शन एक्सपेंडिचर देगी। किसको? फर्म्स को। ऐसी जो फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज खरीदी थी हाउस होल्ड से, फर्म्स अब उसको फैक्टर पेमेंट देगी। तो ये पूरा सर्कुलर मॉडल चलता है इस टाइप से। तो ये ऐसे आपको बनाना होगा, एग्जाम्पशंस लिखनी होंगी। तो ये पूरा इंटरडिपेंडेंसी दिखाई जाती है अमंग द सेक्टर्स। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें इस सेक्टर की, तो पहला सिग्निफिकेंस, इससे हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम यहाँ पर इनकम मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फ्लो हमें पता होगा कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, किसके पास कितने गुड्स गए हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इस फ्लो से ही हमें पता चल पाएगा हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, कितनी नेशनल इनकम जनरेट हुई है। एस्टिमेशन हम इस फ्लो से ही लगा पाएंगे। दूसरा, इस सेक्टर को पढ़कर हमें सर्कुलर फ्लो को पढ़कर ये पता चलता है कि कितनी इंटरडिपेंडेंसी की अमंग द सेक्टर, कि कैसे कितना लोग मतलब कितना एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड है। वो हमें कैसे पता चल रहा है? जब हमने ये फ्लो पढ़ा, ये सेक्टर के जो सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी का, जब हमने इसको पढ़ा उसके बाद हमें समझ आया अच्छा कि एक सेक्टर इस सेक्टर के ऊपर इस वजह से डिपेंड होता है।
ये इंटरडिपेंडेंस से चलती आती है। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंस रहेगी इस सेक्टर को पढ़ने की। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2। यहाँ पर हमारी कोई 1 शॉट वीडियो थी, आज कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे अगर नोटिफिकेशन आ जाए। और स्टे ट्यून, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ये रहने वाली है, 1 शॉट वीडियो सीरीज रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।